दोस्तों, क्या तुमने आजकल के बच्चों में ये नोटिस किया है कि जब कभी भी आप अपने बच्चों से मोबाइल फ़ोन मांगते हैं तो बच्चों का जो रिएक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाता है। और देखने से ही ऐसा लगता है कि अगर बच्चों से मोबाइल छीना जाता है तो कई कबार बार वो अपने माता पिता के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। और ये सारी चीज़ें भले ही आप लोगों ने नोटिस ना की हों, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी से ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। स्पेशली जो बच्चे जिनको मोबाइल की कुछ इस तरीके से गलत चीज़ों में एक तरीके से इन्वॉल्व रहने की जब लत लग जाती है तो वो अपने माँ बाप को हार्म करने से भी नहीं चूकते। एंड दोस्तों, स्पेशली जो आज का केस मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये केस भी इसी चीज़ को बयां करता है। दरअसल दोस्तों, आज का जो इंसिडेंट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये इंसिडेंट हुआ था 15 मार्च साल 2024 को। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जबलपुर से, और जबलपुर में रहने वाली एक फैमिली, इस फैमिली के अंदर एक पिता जो कि रेलवे के अंदर कर्मचारी हैं, एंड उसका भाई जिसकी उम्र 8 साल के आसपास है, एंड एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल के आसपास है। यही पूरा परिवार यहाँ पर रहा करता था। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें इस कहानी से हाइड करूँगा क्योंकि लड़की नाबालिग थी, इसलिए इन चीज़ों को प्राइवेसी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल इसी 15 मार्च साल 2024 को सुबह सुबह के वक्त तकरीबन 8 बजे के आसपास जो ये लड़की थी इस घर में, जो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, वो अपनी चाचा की बेटी मुस्कान को एक मैसेज करती है। एंड मैसेज करने के बाद में कहती है कि जल्दी से फ़ोन उठाओ, भैया को और पिताजी को मुकुल ने मार दिया है। अब दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैसेज कितना ज़्यादा पेनफुल हो सकता था उस लड़की के लिए। लेकिन दोस्तों, उस लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया था क्योंकि वो कहीं बिजी थी, इसलिए उसने उस वॉइस मैसेज को भी नहीं देखा व्हाट्सएप के ऊपर। और तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास वो उस वॉइस मैसेज को देखती है, और जब उस वॉइस मैसेज को वो सुनती है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसके बाद में वापस से वो अपनी बहन को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। बार बार फ़ोन करने के बाद भी जब ये लड़की फ़ोन नहीं उठाती है तो उसके बाद में वो जो लड़की थी जबलपुर में रहने वाले अपने कई रिश्तेदारों को कॉल करती है और कहती है कि एक बार जाकर उसकी कज़िन के घर को चेक करो, क्या वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, उसके बाद में कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वो उस कज़िन के घर पर पहुँचते हैं, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो गेट होता है वो गेट लॉक होता है। अब घर वालों को किसी से बातचीत, किसी से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, एंड दूसरी साइड में जो लोग आए थे उनको भी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस घर के अंदर कोई है। लिहाजा उन लोगों को डाउट होता है। जब उन लोगों को डाउट होता है वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, एंड थोड़ी ही देर के बाद में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। एंड दोस्तों, पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो बहुत ही बारीकी से अब पुलिस इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस पूरे घर को चारों तरफ से देखती है, क्योंकि घर के अंदर से किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स ना आना कहीं ना कहीं ये पुलिस को शक की तरफ इशारा कर रहा था। मामला संदिग्ध था, इसलिए पुलिस वाले जब घर की बैक साइड में जाते हैं तो देखते क्या है कि इस घर के अंदर एक विंडो था, जो विंडो शायद ही गैस कटर से काटा गया था। यानी देखने से ही पता चल रहा था कि इस घर के अंदर फोर्सफुली एंट्री हुई है। लेकिन पुलिस जितने भी पड़ोसी थे उन सारे ही पड़ोसी के साथ में इस घर के अंदर इंटर करती है। और दोस्तों, जैसे ही इस घर के अंदर पुलिस इंटर करती है तो देखती क्या है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि डेड बॉडी इसी लड़की के पिताजी की थी। दरअसल लड़की की माँ नहीं थी, लेकिन ये अपने पिता और भाई के साथ रहा करती थी। अब पिता की डेड बॉडी इस तरीके से, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी चाचा की लड़की को मैसेज कर बोला था कि भाई को और पिताजी को मार दिया है। एंड उसके बाद में फ्रिज पर कुछ डंडे पर खून के से खतरे दिखाई पड़ते हैं। एंड उसके बाद में जब फ्रिज को खोला जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर उस 8 साल के बच्चे की डेड बॉडी रखी हुई थी। अब दोस्तों, एक घर के अंदर इस तरीके से 2 डेड बॉडीज़ का मिलना, आप समझ सकते हैं कि उस घर के अंदर का जो माहौल होगा ये कितना ज़्यादा डरावना होगा, कितना ज़्यादा पेनफुल होगा। पिता की जो डेड बॉडी थी एक लिफाफे में लिपटी हुई थी, एंड जो भाई की डेड बॉडी थी वो एक ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी। इस तरीके से उन डेड बॉडीज़ को इस घर के अंदर छोड़ा गया था। लेकिन जितने भी रिलेटिव्स थे और बाकी के जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे, उन सबको एक ही डर सता रहा था। दरअसल इस घर की वो मासूम सी बच्ची कहाँ है, क्योंकि इस बच्ची के बारे में फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ फोर्सफुली घर के अंदर एंट्री की गई थी, एंड सेकेंडली उनके घर में 2 लोगों का कत्ल हो चुका था, लेकिन उस बच्ची का कोई पता नहीं था। यानी अब रिलेटिव्स को और मोहल्ले वालों को और पुलिस को ये भी लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बच्ची को वो व्यक्ति जो फोर्सफुली उनके घर में एंटर हुआ था वो अपने साथ ले गया हो, और कहीं बच्ची के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए पुलिस बाकी लोगों की मौजूदगी में, चूंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये रेलवे के अपार्टमेंट थे, तो यहाँ पर कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। अब जैसे ही इस लड़की के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उस कैमरे को खंगाला जाता है, और दोस्तों जब उस कैमरे को खंगाला जाता है तो उसमें एक लड़का इसके घर के बाहर स्कूटी से चक्कर लगाता हुआ कई बार दिखाई पड़ता है। एंड एक बार वो उतर के आता है और उसके हाथ में कोई हैवी चीज़ थी।
देखने से ही ऐसा लग रहा था कि शायद इसके हाथ में कुछ हैवी सा मटेरियल है। एंड उसके बाद में लोगों को दिखाया जाता है कि कोई इस लड़के को पहचानता है या फिर नहीं पहचानता है। तो जो लोग होते हैं वो इस लड़के को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं कि इस लड़के का नाम तो मुकुल है। लेकिन इसके अलावा पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है और भी पुलिस बहुत सारे सीसीटीवीज खंगालती है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई और प्रूफ नहीं मिलता है। बस इतना ही दिखा था कि ये लड़का इस घर के आहर बाहर चक्कर लगा रहा था। अब जब पुलिस ने जितने भी सीसीटीवीज पुलिस के सामने पड़े थे वो सारे खंगाल लिए थे, तो वहाँ से कुछ भी नहीं पता चला। एंड उसके बाद में पुलिस जो थी वो डेड बॉडीज़ को ऑटोप्सी के लिए भेजती है। और जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो दोस्तों वहाँ से बहुत ही शॉकिंग चीज़ निकल के आती है। दरअसल ऑटोप्सी में ये आता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि जो दोनों व्यक्तियों की डेथ हुई है, यानी जो लड़का और जो उसके पिता थे, उन दोनों की जब हत्या की गई है तो अराउंड लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास का समय था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को डाउट ये होता है कि अगर 4:30 या फिर 3 बजे के आसपास हत्याएं हुई हैं तो आखिरकार सुबह 8 बजे के आसपास मैसेज क्यों किया? आखिरकार इतने समय तक घर के अंदर क्या कर रही थी, जबकि अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ में घर के अंदर मौजूद थी। उसके बाद में पुलिस उस पूरे घर के आसपास और कोई सीसीटीवी कैमरा जो उनके घर की तरफ फोकस करता हो उसको चेक करती है। तो यहाँ पर पुलिस को दिखाई पड़ता है कि मुकुल इस घर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ता है। एंड उसके बाद में सुबह तक वो घर के अंदर रहता है और उसके बाद में मुकुल स्कूटी लेकर दूसरी साइड खड़ा हो जाता है। एंड अराउंड लगभग 9 बजे के आसपास निकलती है और अकेले जा रही थी और वो उसी साइड में को जाती है जिस साइड में मुकुल स्कूटी लेकर खड़ा हुआ था। पुलिस के लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था तो है, लेकिन आखिरकार वो गई कहाँ? अब ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी थी कि इस घर के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसमें उस लड़के के साथ साथ इस घर की ये जो लड़की थी, उम्र लगभग 14-15 साल के आसपास, ये भी बराबर की इन्वॉल्व थी। लेकिन अब ज़रूरी था इस लड़की और उस लड़के के बारे में पता लगाना। लिहाजा पुलिस वाले अब पूरे एरिया के सीसीटीवी कैमरास खंगालते हैं, रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड पर, हर जगह पर। और आखिरकार पुलिस को रेलवे स्टेशन पर ये दोनों दिख जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में एक गेट से ये अंदर जाते हैं एंड सेकंड गेट से ये लोग बाहर आ जाते हैं। यानी देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पुलिस को चकमा दे सकें। उसके बाद में ये लोग बस स्टैंड पहुंचते हैं और बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद में ये एक बस पकड़ते हैं। जो बस पुलिस वाले जब पता करते हैं कि ये बस इस तरीके की बस कहाँ जाती है तो पता ये चलता है कि ये बस कटनी के लिए निकली थी। दरअसल जबलपुर से कटनी के बीच का जो डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर के आसपास था। देखने से ही ऐसा लग रहा था, जो चीज़ें पुलिस के सामने थी उससे यही पता चल रहा था कि ये दोनों कटनी गए होंगे। अब चूंकि जो बस पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास में देखी थी उस बस के आधार पर ही पुलिस को छानबीन करनी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मुकुल था उसका दिमाग बहुत ज़्यादा शातिर तरीके से चल रहा था। दरअसल ये दोनों आधी रास्ता में ही उतर जाते हैं जहाँ पर एक जगह पड़ती है अधरताल। बस कंडक्टर को ये बोलते हैं कि अधरताल से उन्हें कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है। उसके बाद में ये लोग अधरताल उतर जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद में एक और बस पर चढ़ते हैं। ये बस भी कटनी के लिए निकलती है। एंड उसके बाद में ये एक और जगह जाके उतर जाते हैं, सिहोरा। एंड सिहोरा में थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद में फिर से कटनी के लिए बस पकड़ते हैं और उसके बाद में कटनी पहुंचते हैं। एंड ये एक ऐसी जगह पर जाकर लापता हो जाते हैं जहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। अब इन्होंने रास्ते में ये जो बसें बदली थी इसके पीछे मोस्टली अगर देखा जाए तो ये रीज़न हो सकता है कि जो बस पुलिस ने जबलपुर में देखी थी उस बस से ये लोग कटनी में भी छानबीन करते। इसलिए रास्ते में ही इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बसें चेंज कर ली थी ताकि पुलिस की नज़र उस बस पर रहे जो उन्होंने जबलपुर में देखी थी, जबकि ये लोग किसी और बस से यहाँ पर उतरेंगे। अब दोस्तों पुलिस भी इनके पीछे पीछे कटनी पहुँच चुकी थी। लेकिन कटनी में पहुँचने के बाद में पुलिस अपनी तमाम कोशिशें कर लेती है, लेकिन इन दोनों के बारे में कहीं से कोई जानकारी पुलिस को मिलती नहीं है। दरअसल पुलिस ये भी जानना चाह रही थी कि मुकुल ने आखिरकार इस परिवार के साथ में इतना ज़्यादा भयानक क्यों किया था। और पुलिस जब इस पूरे मामले में बैक में जाकर जब छानबीन करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि सितंबर के महीने में जो ये लड़की थी, इस लड़की को मुकुल ने छेड़ दिया था और उसके बाद में इस लड़की ने अपने पिता को आकर ये बात बताई थी। उसके बाद उसके पिता ने इस मुकुल के ऊपर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद में मुकुल पकड़ा भी गया और उसको 1 साल की जेल हो गई। उसके बाद में इस लड़की को उसके पिता ने उसके चाचा के यहाँ भेज दिया था। लेकिन चूंकि इसके एग्ज़ाम आने वाले थे तो ये इसका 10th था तो ये वापस आई थी और उसी दौरान मुकुल जेल से छूट के आता है। और उसके बाद में जब वो इस लड़की को देखता है तो ये लड़की उससे कहती है कि देखो, जो कुछ भी मैंने किया था वो अपने पापा के दबाव में किया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद में वो जो लड़का था इस लड़की के साथ मिलकर यानी मुकुल पूरी प्लानिंग बनाता है और उसके बाद में 15 मार्च को ये इनके घर में घुसता है और उसके बाद में उसके पिता और उसके भाई की हत्या कर दी जाती है।
एंड दोस्तों उसके बाद में तकरीबन 77 डेज़ ये लोग पुलिस को छकाते रहते हैं। पुलिस को कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिलती है, लेकिन आखिरकार 26 मई को पुलिस के पास में एक फ़ोन पहुंचता है हरिद्वार से और बताया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की वही है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हुई है न्यूज़ में। अब पुलिस पहुंचती है तो इस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल पुलिस को ये पता चलता है कि ये लड़की उसी मुकुल के साथ यहाँ पर ठहरी हुई थी, लेकिन जब लोगों ने इन्हें पहचान लिया तो मुकुल वहाँ से बहाना कर भाग गया। उसके बाद में पुलिस जो थी वो जबलपुर की पुलिस से कांटेक्ट करती है और इस लड़की को जबलपुर की पुलिस को सौंप दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जबलपुर की पुलिस के लिए अभी भी ये मामला अनसॉल्व था, अधूरा था, क्योंकि वो जो लड़का था जो इसमें मेन खिलाड़ी था वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। अगले 2 दिन के बाद अराउंड 12 बजे के आसपास रात के ये लड़का पुलिस थाने के अंदर आता है, मुकुल, और उसके बाद में ये सरेंडर कर देता है। पुलिस जब इससे पूछती है तो ये बताता है कि जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा था वो लड़की अब जेल में है, तो मेरा भी बाहर रहकर आखिरकार क्या फ़ायदा। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक लड़की जो कि एक ऐसे शख्स के साथ में मोहब्बत में पड़ जाती है कि जिसके साथ में पहले लफड़ा भी हो चुका था और बाद में उसने अपने पूरे परिवार को उस लड़के के साथ मिलकर ख़त्म कर डाला। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।